फिल्म की शुरुआत में कुछ मित्र देशों के सैनिकों को नाजी एक भूमिगत बंकर में धकेल रहे हैं। वे एक लंबे गलियारे में चल रहे हैं, जहां उनके जर्मन पकड़कर्ता अपनी बंदूकें ताने हुए उनके साथ चल रहे हैं। जब वे एक दरवाजे के पास पहुंचने वाले होते हैं, तो एक मित्र देश का सैनिक भागने का मौका देखता है। वह अपने बगल में चल रहे नाजी सैनिक को धक्का देता है और उसका हथियार छीन लेता है। बदकिस्मती से दरवाजा लगभग तुरंत खुल जाता है और कई और सशस्त्र जर्मन सैनिक अंदर आ जाते हैं। वे तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे दोनों तरफ के सभी लोग मारे जाते हैं। जब धूल छंटती है तो सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा होता है, वह मित्र देश का सैनिक जिसने बंदूक छीनी थी। हालांकि उसे मौत से भी बदतर नियति का सामना करना पड़ता है। इसके तुरंत बाद पकड़े गए सैनिक को दरवाजे के दूसरी तरफ ले जाया जाता है, जो एक प्रयोगशाला में खुलता है। उसे एक ठंडी स्टील की ऑपरेशन टेबल पर लिटाया जाता है और उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। नाजी फिर उसे तून और एक काले चिपचिपी तरल पदार्थ का मिश्रण इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही तरल पदार्थ उसकी नसों में पहुंचता है, पकड़ा गया सैनिक विरोध करना बंद कर देता है और मर जाता है। फिर अचानक वह बर्फ जैसी सफेद आंखों वाले एक ज़ोंबी के रूप में जिंदा हो जाता है। फिर हमें इस बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि मिलती है कि यहाँ क्या हो रहा है। 1939 में रूस की फिनलैंड सीमा पर नाजी जर्मनी ने पकड़े गए सोवियत सैनिकों पर गुप्त एंटीडेथ प्रयोग शुरू किए। ये परीक्षण 2 साल बाद बंद कर दिए जाते हैं और परीक्षण विषयों को सामूहिक कब्रों में ढेर कर दिया जाता है और दफना दिया जाता है। इस बीच 1941 में अमेरिकी सैनिकों की एक छोटी कुलीन इकाई को रूसियों के खिलाफ उनकी लड़ाई में फिनिश टास्क फोर्स की सहायता के लिए भेजा जाता है। उनके मिशन का आदेश इकाई के अधिकांश सदस्यों के लिए अस्पष्ट है, सिर्फ कैप्टन नीमी, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, को छोड़कर। उन्हें सिर्फ इतना बताया जाता है कि उन्हें सोवियत फिनिश सीमा पर कुछ रूसी बंकरों को नष्ट करना है। दृश्य वर्तमान दिन 1941 में बदल जाता है, जब ये कुलीन दस्ता अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। अमेरिकी दल कैप्टन मार्टिन स्टोन की कमान में है, जबकि पूरे दस्ते का कमांडिंग ऑफिसर फिनिश सैनिक कैप्टन नीमी है। वे जल्द ही एक झोपड़ी तक पहुंचते हैं, जो एक कब्रिस्तान के पास अजीब तरह से बनी हुई है। एक फिनिश सैनिक जिसका नाम मेरेल है, अंदर जाता है और एक बूले आदमी को कागजों पर कुछ लिखते हुए पाता है। सैनिक की आंखें पास की मेज पर रखी कई धात्विक षटकोणीय संरचनाओं पर पड़ती है। वह फिर बूले आदमी से बातचीत करता है और उससे सिगरेट मांगता है। जब बूढ़ा आदमी विचलित होता है, तो सैनिक इनमें से एक षटकोणीय संरचना चुरा लेता है और उसे अपने बैग में रख लेता है। थोड़ी देर बाद सैनिक बूले आदमी को विदा कहता है। वह झोपड़ी से निकलने ही वाला होता है कि अचानक बाद वाले का पालतू कुत्ता उसके हाथ पर काट लेता है। सैनिक जानवर को कोसता है, लेकिन इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। उसे नहीं पता होता कि बूढ़ा आदमी एक गुप्त नाजी वैज्ञानिक है, जो एंटीडाइन प्रयोगों का हिस्सा था। पास का कब्रिस्तान उन अमानवीय प्रक्रियाओं के परीक्षण विषयों के शवों से भरा है। पालतू कुत्ते ने हाल ही में कब्रिस्तान से एक लाश के हाथ को चबाया था। कुछ समय बाद कुलीन दस्ता रात के लिए डेरा डालने के लिए रुकता है। वे अपने लक्ष्य गुप्त सोवियत बंकरों से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। कैप्टन मार्टिन नीमी को एक तरफ खींचता है और अपने मिशन के उद्देश्य के बारे में बातचीत करता है। हालांकि बाद वाला सिर्फ अस्पष्ट जवाब देता है और कहता है कि पूरा काम भोर तक खत्म हो जाएगा। नीमी फिर अपने सैनिकों से कहता है कि वे अगली सुबह जल्दी बंकरों पर छापा मारेंगे। अचानक मेरेल, जो बेहद बीमार दिख रहा है, जैर मौजूदगी में आगे बढ़ने लगता है। दूसरे सैनिक उसे देखते रहते हैं, जब सैनिक एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ता है और धीरे धीरे मुड़ता है। हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वह क्या कर रहा है, जब अचानक सब कुछ गड़बड़ा जाता है। पता चला कि सोवियतों ने कुछ 100 मीटर आगे एक रक्षात्मक स्थिति स्थापित की थी। उन्हें मेरेल के पहाड़ी पर खड़े होने के कारण कुलीन दस्ते की स्थिति का पता चल गया था। एक भयंकर गोलीबारी होती है और दोनों तरफ भारी हताहत होते हैं। आखिरकार कुलीन दस्ते को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे कैप्टन नीमी को बहुत चिढ़ होती है। उस रात समूह ने उस जगह से ज्यादा दूर नहीं एक रक्षात्मक स्थिति स्थापित की जहां झड़प हुई थी। राय बंटी हुई थी, क्योंकि कुछ मुख्यालय को सूचित करना चाहते थे, जबकि अन्य वहीं रुककर लड़ना चाहते थे। नीमी, जो बाद वाला करना चाहता है, सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश देता है। अचानक उन्हें अपनी स्थिति की ओर भारी कदमों की आवाज आती है। नीमी, मार्टिन और फिनिश लेफ्टिनेंट लाक्सो अपनी राइफलें निकालते हैं, गोली चलाने के लिए तैयार। वे जल्द ही पास में एक अकेला सैनिक देखते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि वह दोस्ताना है या दुश्मन। नीमी फिर भी गोली मारने का आदेश देता है और सैनिक गोलियों से छलनी हो जाता है। इसके बाद लाक्सो को मृत शरीर की जांच करने का आदेश दिया जाता है,
जबकि दूसरे उसकी कवर करते हैं। लेफ्टिनेंट जल्द ही लाश तक पहुंचता है और उसे एक भयानक एहसास होता है। मृत सैनिक कोई और नहीं बल्कि उनका अपना मेरेल था, जिसे कुछ ही घंटों पहले कई गोलियां लगी थी। इससे पहले कि लाक्सो ये सब समझ पाता, मेरेल एक बार फिर से मृतकों में से उठता हुआ दिखाई देता है। उसकी आंखें बर्फ जैसी सफेद हैं, जो ये दर्शाती है कि वह ज़ोंबी में बदल गया है। वह फिर लाक्सो पर झपटता है और ऐसा करते हुए उसके बैग से षटकोणीय धात्विक संरचना गिर जाती है। लेफ्टिनेंट अब ज़ोंबी के साथ जीवन और मृत्यु के लिए एक कुश्ती में फंसा हुआ है। वह तुरंत पास से षटकोणीय संरचना उठाता है और मेरेल को उससे मारना शुरू कर देता है। सौभाग्य से लेफ्टिनेंट के लिए नीमी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचता है और ज़ोंबी को सिर में गोली मार देता है। जैसे ही चीजें कुछ देर के लिए शांत होती दिखती है, कुलीन दस्ते पर घात लगाकर हमला किया जाता है। कई ज़ोंबी जो पास के पेड़ों में छिपे हुए थे हरकत में आ जाते हैं। ये जीव जिस भी इंसान को पकड़ सकते हैं उसे चीरना और निगलना शुरू कर देते हैं। कुलीन दस्ते के कई सदस्य मारे जाते हैं, जिससे उनकी कुल संख्या और कम हो जाती है। मुट्ठी भर बचे हुए लोगों को कवर की तलाश में भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम देखते हैं कि अब बचे हुए समूह में मार्टिन, नीमी, लेफ्टिनेंट लाक्सो और एक अनुभवहीन अमेरिकी कैमरामैन स्मिथवेल जूनियर शामिल है। उनके पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वे एक जुआ खेलते हैं और पास के सोवियत बंकरों में भाग जाते हैं। उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि खाइयों में एक लड़ाई चल रही है। वे अपने हथियार तैयार करते हैं, किसी भी समय गोलीबारी के उन तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। हालांकि वे सिर्फ एक अकेले रूसी सैनिक कोल्या से मिलते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। वह तुरंत अपनी राइफल नीचे रखता है और उनसे गोली न चलाने की भीख मांगता है। नीमी उसे वहीं मारना चाहता है, जबकि बाकी लोग कुछ देर के लिए हिचकिचाते हैं। कोल्या फिर बताता है कि वह उन्हें एक घर तक पहुंचाकर मदद कर सकता है। मार्टिन ये समझकर कि ज़ोंबी उनका बंकर में पीछा करेंगे, रूसी पर भरोसा करने का फैसला करता है। बेहद गुस्से में नीमी के पास सहमति देने के अलावा कोई चारा नहीं होता और वे जल्द ही भाग जाते हैं। थोड़ी देर तक जितनी तेजी से भाग सकते हैं। भागने के बाद कोल्या बचे हुए लोगों को एक जराब झोपड़ी में ले जाता है। रूसी के पास कोई हथियार नहीं है और उसे इस समय एक कैदी की तरह माना जाता है। बाकी लोग जल्दी से अपनी राइफलों के साथ खिड़कियों पर तैनात हो जाते हैं। लाक्सो फिर रूसी से उनका पीछा करने वाले जीवों के बारे में पूछता है, लेकिन बाद वाला उतना ही भ्रमित होता है। दूसरी ओर मार्टिन नीमी का सामना करता है, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास मिशन के बारे में पूरी जानकारी थी। हालांकि सिनिश कैप्टन रूखे ढंग से कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। इससे उसके और मार्टिन के बीच गहरा मतभेद पैदा हो जाता है, जो लगातार संदिग्ध होता जा रहा है। अचानक एक ज़ोंबी झोपड़ी की ओर दौड़ता है और एक खिड़की के जरिए अंदर घुस जाता है। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वह नीमी की पीठ पर कूद जाता है और पिनिश के गले में काट लेता है। कुछ ही सेकंड बाद कई ज़ोंबी झोपड़ी की ओर आने लगते हैं और बचे हुए लोग गोलीबारी शुरू कर देते हैं। कोल्या, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, झोपड़ी में घुसे ज़ोंबी से अपने नंगे हाथों से लड़ता है। मार्टिन दूसरी ओर महसूस करता है कि ज़ोंबी तभी मरते हैं जब उन्हें सिर में गोली मारी जाती है। वह दूसरों को जानकारी देता है और एक जोरदार लड़ाई के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद समूह अलग हो जाता है और दो फिनिश सैनिक नीमी और लाक्सो झोपड़ी की दूसरी मंजिल पर जाते हैं। बाकी लोग फिर भूतल की रखवाली करते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि स्मिथवेल जूनियर डरा हुआ है। ऊपर सिनिश सैनिक जगह की अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य लगता है जब तक कि दो ज़ोंबी छत पर चढ़कर ऊपर की मंजिल में कूद नहीं जाते। भारी गोलीबारी की आवाज भूतल तक पहुंचती है, जहां कोल्या मदद करने का फैसला करता है। वह मार्टिन के पास पहुंचता है और कहता है कि पास में एक कार छिपी हुई है। वे दोनों जल्दी से बाहर जाते हैं और वास्तव में पास के गैरेज में एक पुरानी कार पाते हैं। दूसरी मंजिल पर वापस दोनों बिनिश सैनिक आखिरकार ज़ोंबी के हमले को मात देने में कामयाब हो जाते हैं। वे फिर भूतल पर आते हैं और स्मिथवेल जूनियर को पास में छिपा हुआ पाते हैं। शौकिया कैमरामैन उन्हें बताता है कि बाकी लोग कार खोजने गए हैं। हालांकि नीमी, जिसे कुछ समय पहले एक ज़ोंबी ने काट लिया था, अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है। वह दूसरों से दूर चला जाता है और अचानक जमीन पर गिर जाता है। जब लाक्सो और स्मिथवेल जूनियर सांस लेते हैं और दूसरों के वापस आने का इंतजार करते हैं, तो कुछ भयानक होता है। नीमी एक दुर्जे ज़ोंबी के रूप में वापस जिंदा हो जाता है। वह लाक्सो पर कूदता है और बाद वाले को गले में काटने की कोशिश करता है। स्मिथवेल जूनियर, जो ये सब होता देख रहा होता है, इतना डर जाता है कि वह मुश्किल से हिल पाता है। आखिरकार
अपने सहयोगी को मौत के कगार पर देखकर उसे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। वह पर्याप्त साहस जुटाता है और अपनी चाकू से ज़ोंबी नीमी को मारता है। एक जोरदार संघर्ष के बाद लाक्सो आखिरकार ज़ोंबी को काबू करने और टुड को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। गैरेज के बाहर मार्टिन और कोल्या के लिए भी हालात उतने ही खराब दिखते हैं। दोनों कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक कई ज़ोंबी गाड़ी पर कूद जाते हैं। अमेरिकी देखता है कि कोल्या तीनों जीवों से अपने नंगे हाथों से लड़ता है। अंदर वापस लाक्सो और स्मिथवेल जूनियर आराम करने की कोशिश करते हैं। सिनिश सैनिक अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है। कैमरामैन को मदद के लिए धन्यवाद देता है। तभी ज़ोंबी नीमी एक बार फिर उठता है और तुरंत स्मिथवेल जूनियर पर हमला करता है। बदकिस्मती से जब तक लाक्सो ज़ोंबी को गोली मारता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शौकिया कैमरामैन अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है और वहीं मर जाता है। नीमी भी फिलहाल बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। हालात बद से बदतर होते जाते हैं क्योंकि कई ज़ोंबी अब झोपड़ी की ओर दौड़ने लगते हैं। लाक्सो बाहर दौड़ता है और ऐन वक्त पर कार में घुसने में कामयाब हो जाता है। मार्टिन फिर कार स्टार्ट करता है और बचे हुए तीनों बाल बच निकलते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि ज़ोंबी नीमी झोपड़ी में जाग जाता है और संभावित शिकारियों के लिए क्षेत्र को स्कैन करता है। इसके बाद तीनों बचे हुए लोग मार्टिन, कोल्या और लाक्सो जंगल में गाड़ी चलाते हैं। वे धीमी गति से आगे बढ़ते हैं क्योंकि कार बेहद पुरानी है और कई बार अचानक रुक जाती है। जब वे कबार को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कोल्या को लाक्सो के कोट पर एक अजीब काला चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। यह ज़ोंबी के तून से है और किसी परजीवी की तरह बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। लाक्सो जल्दी से अपना कोट खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसकी जेब से कुछ कार के फर्श पर गिर जाता है। उत्सुकता से कोल्या उस वस्तु को पकड़ता है जो वही षटकोणीय धात्विक संरचना है जिसे लाक्सो ने पहले उठाया था। ठीक इसी क्षण ज़ोंबी नीमी घटनास्थल पर प्रकट होता है, जैसे कि उसे षटकोण ने ही बुलाया हो। वह कोल्या को सीधे खिड़की से बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन रूसी किसी तरह ज़ोंबी को हरा देता है। सौभाग्य से उसके लिए मार्टिन कार स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है और वे वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर तक बिना किसी लक्ष्य के गाड़ी चलाने के बाद बचे हुए लोग पास के एक गांव में पहुंचते हैं। कोल्या को ये जगह पता लगती है और वह मार्टिन से एक घर में शरण लेने को कहता है। पूरा गांव तबाह लगता है और कहीं भी जीवन का कोई निशान नहीं है। इस तरह बचे हुए लोग एक सुरक्षित दिखने वाली केबिन पाते हैं और जल्दी से अंदर घुस जाते हैं। वे दरवाजे को सुरक्षित करते हैं और फिर बैठकर आगे क्या करना है इस पर चर्चा करते हैं। पुरुष इस बात पर बहस करते हैं कि अलौकिक खतरे का सामना किया जाए या उसे पीछे छोड़ दिया जाए। अचानक उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब उन्हें पास से एक धड़धड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। वे अपनी बंदूकें निकालते हैं और बगल के कमरे की जांच करते हैं और उन्हें एक युवा फिनिश लड़की दाशा मिलती है। संयोग से ये खूबसूरत महिला कोल्या की पूर्व प्रेमिका है। ये पता चलता है कि कोल्या इस गांव से कुछ मील दूर रूसी तरफ सीमा पार रहता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूस और फिनलैंड के दुश्मन बनने के बाद उसे दाशा से संबंध तोड़ना पड़ा था। कुछ समय बाद कोल्या दूसरों को बताता है कि वह उन्हें पास के एक जर्मन बंकर तक ले जा सकता है। वह बताता है कि बंकर में एक सैटेलाइट रेडियो है जिसका उपयोग वे बैकअप प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। लाक्सो शुरू में इस विचार के खिलाफ होता है, लेकिन मार्टिन बताता है कि उनके पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है। इस तरह चारों कोल्या के निर्देशन में बंकर की ओर बढ़ते हैं। पुरानी कार में एक छोटी सवारी के बाद समूह आखिरकार जर्मन बंकर तक पहुंचता है। बाहरी यार्ड में हर जगह लाशें पड़ी हैं और पूरी जगह ऐसी लगती है जैसे कुछ समय पहले वहां जोरदार लड़ाई हुई हो। वे कार से उतरते हैं और सुविधा में प्रवेश करने ही वाले होते हैं कि पास से कई ज़ोंबी प्रकट होते हैं। लाक्सो जितनी हो सके उतनी गोली मारता है क्योंकि बाकी लोग मुख्य दरवाजा खोलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। एक बार जब वे सुविधा के अंदर होते हैं तो वे इसे कई आपस में जुड़े सुरंगों से भरा पाते हैं। हर जगह लाशें हैं, लेकिन उनकी राहत के लिए उन्हें कई हथियार और टॉर्च भी मिलते हैं। आखिरकार बिना किसी हथियार के पूरी यात्रा करने के बाद कोल्या को एक राइफल मिलती है। जब पुरुष गोला बारूद इकट्ठा करने और सुरंगों के चारों ओर देखने में व्यस्त होते हैं तो कुछ दाशा को पीछे से पकड़ लेता है। उन्हें ये महसूस करने में कई लंबे मिनट लगते हैं कि लड़की उनकी नाक के नीचे से गायब हो गई है। यह उन्हें एक बार फिर से अलग होने के लिए मजबूर करता है क्योंकि कोल्या अकेले अपने प्यार को खोजने जाता है। बदकिस्मती से उसे जल्द ही पास की एक सुरंग में वह मिल जाती है। कोल्या दाशा को गंभीर रूप से घायल पाता है। उसे ज़ोंबी बनने से रोकने के लिए उसे सिर में गोली मारनी पड़ती है।
लाक्सो और स्टोन जर्मन गैरिसन के जीवित अवशेषों को पाते हैं। जब स्टोन लाक्सो को कवर करने के लिए पीछे रहता है तो विनिश कोलिया के साथ फिर से मिलता है और दोनों रेडियो रूम पाते हैं, जहां वे मुख्यालय को एक हवाई हमला बुलाने के लिए कहते हैं ताकि बंकर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। अचानक नीमी फिर से बंकर में प्रकट होता है और स्टोन के साथ मुक्केबाजी में शामिल हो जाता है, जबकि रेडियो रूम ज़ोंबी से भर जाता है और लाक्सो और कोलिया को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे ही वे सतह पर बाहर निकलने के करीब पहुंचते हैं, कोलिया को एक ज़ोंबी पकड़ लेता है और वह गिरकर मर जाता है। लाक्सो उसे छोड़कर आने वाले फाइटर बॉम्बर के लिए सिग्नल प्लेयर्स लगाने के लिए ऊपर की ओर दौड़ता है। बमों से बाल बाल बचते हुए लाक्सो स्टोन से फिर से मिलता है, क्योंकि वे आने वाले रूसी बटालियन के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिसे साइट की जांच के लिए बुलाया गया है, ये जानते हुए कि उनका काम हो गया है।